जय हिंद दोस्तों, मैं सृजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 9 जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे विश्व की पहली डबल स्टेक इलेक्ट्रिक कंटेनर तैयार हो गया है, यानी भारतीय रेलवे ने वर्ल्ड में एक और नया नाम किया है और वो नाम है हमारा DFC शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। विश्व की पहली डबल स्टेक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन कहाँ की है? भारत की है। विश्व की सबसे पहली डबल स्टेक ट्रेन है ये। डबल स्टेक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर होगा। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कंटेनर के ऊपर कंटेनर की व्यवस्था भारत ने की है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर से आता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर से तैयार हो जाता है। ये जो ट्रेन है लगभग 1.5 किलो लंबी ट्रेन है, 1.5 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है और इसकी जो क्षमता है जो पुरानी मालगाड़ी है उनसे 14% अधिक है। मतलब जितना सामान पुरानी वाली गाड़ियां ले जा रही थी उससे 14% ज्यादा सामान इसमें अब जा रहा है। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन के माध्यम से, इस मालगाड़ी के माध्यम से हम बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कई क्षेत्रों में हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका फायदा हमें बहुत ज्यादा मिलने वाला है। साथ में ही जो इसकी प्रोजेक्ट की पूरी लागत है वो लगभग 81,000 करोड़ रुपीस इसमें लग रही है। 81,000 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है जो इसमें खर्च की जा रही है। भारतीय रेलवे की ये बहुत अनोखी पहल है और बहुत बड़ी पहल है जो विश्व में एक अलग दर्जे की पहल दिखाई गई है। उसके अलावा इससे सिर्फ सामान को इधर उधर नहीं पहुंचाया जाएगा, इससे हमारे देश में रोजगार भी उत्पन्न होंगे और जिसका सबसे बड़ा मिसाल है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है लगभग 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 50 लाख वैकेंसीज निकलेंगी, 50 लाख वैकेंसीज को फुलफिल किया जाएगा, यानी लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ेंगे, जिसमें हर तबके का व्यक्ति आता है। छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी पोस्ट तक, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक सारी व्यवस्था इस काम में की जाएगी। दूसरी बात, जो ये ट्रेन है इसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इससे जो हमारा सड़क परिवहन है उस पर भार कम होगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है लगभग 270 ट्रकों का भार उठाने में सक्षम है। यानी जितना सामान 270 ट्रक में आता है उतना अकेले इस ट्रेन में आ जाएगा। इससे जो हमारे सड़कों पर जो ट्रक चलते हैं, जो उनका भार उन सड़कों पर होता है वो भी भार कम होगा। ट्रैफिक पर भी उसका आप देख सकते हैं व्यवस्था देखने को मिलेगी और साथ में प्रदूषण पर भी लगाम लगेगा। तो कुल मिलाकर ये ट्रेन हमारे लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने जा रही है। न्यू अटेली स्टेशन से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशन तक ये पहला चक्कर लगा रही है और इसका जो टोटल रूट है वैसे देखा जाए तो 306 किलोमीटर का रूट है, 306 किलोमीटर इसका टोटल रूट है। और ये 2 स्टेट को एक साथ जोड़ती है, हरियाणा और राजस्थान को एक साथ ये पूरी ट्रेन जोड़ती है। इसका जो नेटवर्क है वो 2 स्टेट तक अभी सीमित है। तो ये डबल डेकर ट्रेन है जो विश्व की सबसे बड़ी, लंबी और बेहतर ट्रेन भारत ने बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी खबर आती है हमारी, दूसरी बात होती है हमारी पार्लियामेंट से, हमारी संसद से। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है कोई नया नहीं है। ये प्रोजेक्ट दिसंबर से चलता आ रहा है और दिसंबर में इस प्रोजेक्ट को पूरी हवा मिली थी, पूरा खाना पानी मिला था। तो जब मैं इस प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो इसमें कुछ खास बात है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया गया है। तो नया संसद भवन बनने का जो रास्ता था, जो बंद पड़ा था अभी तक, वो साफ हो गया है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जो ये नई संसद बनने जा रही है भारत की, ये क्यों बनने जा रही है? इसका जवाब कि ये क्यों बनने जा रही है आपको इस पॉइंट्स में मिल जाएगा, जो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास हो गया था, यानी इसका उद्घाटन हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया था। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जो भारत में संसद भवन तैयार हो रही है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत
ये संसद भवन तैयार किया जा रहा है। एक बात तो यहां पर खत्म हो जाती है। दूसरी बात, इसकी जो मतलब क्षेत्रफल है इसका 65,400 स्क्वायर मीटर, इसकी नई संसद की जो इमारत है वो 65,400 स्क्वायर मीटर इसकी टोटल जो क्षेत्रफल है जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूं वो है। साथ में जो इसका ढांचा है वो तिकोना ढांचा है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, इसके ढांचे से संबंधित बातें भी पूछी जा सकती है। तो ये तिकोना ढांचा है, देखने से पता चलेगा आपको, ये थोड़ा ट्रायंगल शेप में आपको दिखेगा। तो ये तिकोना ढांचा जो है इसमें है, और खासकर इसमें जो चीजें अवेलेबल हैं बहुत अच्छी और आधुनिक चीजें अवेलेबल है। यानी इसमें एक बड़ा संविधान हॉल बनाया जाएगा, सांसदों के लिए लॉन्ज बनाए जाएंगे और लाइब्रेरी बनाई जाएगी, डाइनिंग एरिया बनाए जाएंगे मीटिंग्स करने के लिए। यानी कि पूरा एकदम लग्जरियस पार्लियामेंट बनेगा, टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास पार्लियामेंट भारत में बनने जा रहा है। तो ये पार्लियामेंट का आप एक पिक्चर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, पार्लियामेंट में बैठकर बात करनी होती है, कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती है। इसके लिए उसको स्पेशली इंजीनियर ने डिजाइन किया है कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाली आवाज, ऑडियो विजुअल फैसिलिटी, हर चीज की फैसिलिटी बहुत अच्छे से दी जाएगी। तो बैठने के लिए आरामदायक चेयर, मतलब अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर अभी हमारी लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनके लिए अब व्यवस्था, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो आने वाले समय में लोकसभा की सीटें भी बढ़ने वाली हैं। तो उन लोगों को बैठने की, जो नए सांसद आएंगे, जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, उन सीटों के लिए कहां से व्यवस्था होगी बैठने की। तो हमें हमारी पार्लियामेंट का आकार ऑलरेडी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश का आकार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से सांसदों की संख्या भी, हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत का आकार भी बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना पड़ेगा। इसको लेकर गवर्नमेंट ने पहले ही कमर कस ली है, और अब जो नई इमारत बन रही है उसमें 876 सीट वाली लोकसभा होगी और 400 सीट वाली राज्यसभा होगी, और एक सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा जिसमें 1224 सीट होंगी, यानी 1224। कभी भी जॉइंट मीटिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर तो उसके लिए अलग से चेयर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मीटिंग बिना चेयर लगाए प्रॉपर सुटेबल होगी और स्टेबल होगी, आराम से कोई भी वहां पर मीटिंग कर सकता है। बड़ी मीटिंग्स भी वहां पर कंडक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये पार्लियामेंट की जो है खास बातें थी। इसका इंटीरियर भी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छा जबरदस्त इंटीरियर इसमें मतलब तैयार किया जाएगा। साथ में अब एक और खास बात क्या है, यहाँ पर इससे जुड़ी हुई ये जो प्रोजेक्ट है, इससे जुड़ी हुई 10 इमारतों में जो इसके साथ कनेक्टेड हैं 51 मंत्रालय बनाए जाएंगे। ये मंत्रालय अभी लगभग 47 बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, जिनका किराया करोड़ों रुपए जा रहा है। तो ये सब करोड़ों रुपए अब नहीं जाएगा, क्योंकि जो 10 इमारतें इससे जुड़ी हुई हैं उसमें 51 मंत्रालयों की बिल्डिंगें तैयार होंगी, उनके ऑफिसेज बनेंगे। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सभी मंत्रालय एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और बहुत पास में होंगे, जिससे कहीं भी आने जाने में किसी तरह की किसी को भी कठिनाई नहीं होगी। और साथ साथ वो जो किराए का पैसा है वो भी गवर्नमेंट का बचेगा और वो भी हमारे विकास कार्यों में लगेगा। तो इसीलिए अभी ये मंत्रालय जो है मतलब तैयार किए जाएंगे। उसमें अभी राष्ट्रपति भवन के नजदीक एक और नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति भवन के नजदीक प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का नया आवास भी बनाया जाएगा, जो अभी बहुत दूर है। तो वो जो उनके घर हैं प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के, वो राष्ट्रपति भवन के आसपास होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर पार्लियामेंट्री एरिया में, प्रेसिडेंशियल एरिया में पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी और वो टॉप क्लास एरिया बन जाएगा। इससे खर्चा भी बढ़ेगा, आना जाने का जो अव्यवस्था होती थी, जो असुविधा होती थी, जनता को भी होती थी और मंत्रियों को भी होती थी, कीमती वक्त के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल थी, वो सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये हमारा पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी डिटेल मैंने आपको दी है। फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बात है भारत और जापान। भारत और जापान को अगर हम बात करें तो भारत और जापान के बीच में एक समझौता हुआ है, और वो समझौता है कामगारों की सहभागिता समझौता। कामगारों की सहभागिता समझौते के अंतर्गत भारत और जापान के देश के जो कामगार लोग हैं वो एक दूसरे देश में जाकर काम कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि जो भारतीय जापान में जाकर काम करेगा उसको जापानीज लैंग्वेज आनी चाहिए।
अगर उसने जापानीज लैंग्वेज सीखी हुई है और जिस काम के लिए वो जापान में जा रहा है उसका उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो काम उसने सीखा हुआ है। तो ये दो चीज अगर उसको होती हैं तो अब आसानी से वो उस देश में जाके यानी जापान में जाके काम कर सकता है, उसको अच्छी तनख्वाह पर उस काम को करने का मौका मिलेगा। खास करके ऐसे 14 ऐसी क्षेत्र हैं, 14 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर तैयार किया गया है ये रणनीति कि इस समझौते के तहत इन 14 क्षेत्रों में काम वो लोग कर सकते हैं, वो कामगार कर सकते हैं। वो 14 क्षेत्र कौन से हैं उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो समझौता भारत और जापान के बीच में हुआ है इसको मंजूरी 6 जनवरी 2021 को मिल चुकी है। तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। अब इसके बाद जब मैं आपको क्षेत्रों के बारे में बता रहा हूं तो उसमें नर्सिंग का क्षेत्र है, इमारतों की सफाई भी है, औद्योगिक मशीनरी है, निर्माण उद्योग है, इलेक्ट्रिक और मतलब इलेक्ट्रिक से संबंधित उद्योग हैं, वाहनों का रखरखाव भी है, इलेक्ट्रॉनिक है, सूचना निर्माण का काम है, मतलब बहुत सारे विभाग हैं। कुल मिलाकर 14 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वो आराम से काम कर सकते हैं कामगार। तो काफी अच्छा एक स्कोप है भारतीयों को जापान में जाने का और जापानीज को इंडिया में आने का अच्छा स्कोप है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के भी सदस्य हैं, यूएनओ के सदस्य हैं, भारत भी हैं और जापान भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और जापान G4 यानी ग्रुप 4 कंट्रीज भी हैं। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान G4 के भी सदस्य हैं। यानी कि जापान और भारत की जो दोस्ती है वो बहुत ही प्रगाढ़ है, मतलब मजबूत है। G4 के भी सदस्य हैं, यूएनओ के भी सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में दोनों देश एक दूसरे को स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन भी देते हैं। यानी भारत कहता है जापान को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और जापान कहता है भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दोनों मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं यूएनओ में। तो अपने आप में भी ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही यूएनओ की ये बात, एक जापान की मैं बात करूं तो एसोसिएशन, भारत जापान एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1903 में। भारत जापान एसोसिएशन इसका नाम है, 1903 में इसकी स्थापना हुई। आज के समय में जापान में यह सबसे पुरानी मैत्री संस्था बन गई है। जापान की सबसे पुरानी मैत्री संस्था यानी मित्रता के नाम पर अगर सबसे पुरानी संस्था की बात करें तो भारत जापान एसोसिएशन इतनी पुरानी संस्था है जो 1903 से लेकर आज 2021 तक चले आ रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो भारत और जापान जिस तरह से हाथ मिला रहे हैं और काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर पर आते हैं। कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने जो हाल ही में कदम उठाए उसमें ये जो कदम उठाया गया है औद्योगिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। पहली बार ऐसा हो रहा है ब्लॉक स्तर पर, यानी कि ब्लॉक स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र में इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में विकास के काम के लिए टोटल 28,400 करोड़ रुपए जा रहे हैं, 28,400 करोड़ रुपए। तो एक क्वेश्चन इस बात से ही निकलता है कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो 28,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है, पहली बात। लेकिन जो योजना है वो क्या है, वो योजना है औद्योगिक विकास योजना जो ब्लॉक स्तर पर शुरू हो रही है और इस योजना को लागू 2037 तक के लिए किया गया है, 2037 तक के लिए इस योजना को लागू किया गया है। तो बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात यह है। इससे कितने लोगों को फायदा मिलेगा वो देखने वाली बात है। 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और कौन कौन से जगत, कौन कौन से क्षेत्र में इसमें फायदा मिलेगा, मछली, कृषि, डेयरी, रेशम, पशुपालन, सब चीजों में वो उद्योगों में वो सब काम अच्छा कर पाएंगे। और इतना बड़ा निवेश इन सभी उद्योगों को और मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, जिससे जनता में हर जगह पर कोने कोने तक इसका लाभ मिले। इतनी बड़ी योजना ये लागू की जा रही है। योजना का नाम है औद्योगिक विकास योजना, भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में ये लागू की जा रही है। मनोज सिन्हा जी, श्री मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। 2023 में जम्मू और कश्मीर के लोगों को पहली बार मेट्रो ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। ये अनाउंस किया है उन्होंने कि जो ये औद्योगिक नीति आ रही है, जो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, इससे जम्मू कश्मीर के लोग मेट्रो में भी बहुत जल्दी बैठ जाएंगे और लगभग 2023 तक
तक। तो इस तरह की बातें हमारे जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा जी, इनकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, वो उन्होंने ये बात कही है। तो इन सारी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद हम अब अगले नए टॉपिक पर नए करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।